अगर बात की जाए A2 की, तो A2 के 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, A2-1 एंड A2B। A2 जो है वो अपने आप में 2 भागों में इसलिए डिवाइडेड है, अगर दोनों भाग पूरे होंगे तो A2 पूरी मानी जाएगी। अच्छा, A2 लगाने से पहले यानी A2 कंडीशन चेक करने से पहले हमें कुछ एक्सेप्शंस याद रखनी पड़ेगी। जो एक्सेप्शंस है वो ही हमें बताएगी कि हमें आपको A2 को चेक करना भी है कंडीशन को या नहीं चेक करना है। तो A2 जो है उसकी एक्सेप्शंस है कि कहाँ अप्लाई जो है वो A2 नहीं होती है, उसको आपको याद रखना है। एक तो क्रू मेंबर्स पे, क्रू मेंबर्स मीन जो शिप पे, जहाज पे, एयर लिफ्टिंग, एयरप्लेन्स, एरोप्लेन्स इनमें काम करते हैं, वो क्रू मेंबर्स पे काम नहीं, उन पे अप्लाई नहीं करना है A2 को। जॉब, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या किसी शूटिंग पर्पस, एनी अदर थिंग जिसके लिए वो पर्सन जो है वो आउटसाइड इंडिया गया हुआ हो, उस पर्सन पे भी A2 अप्लाई नहीं करना है। और इंडियन ओरिजिन प्लस फॉरेन सिटीज़न, मतलब उसने जन्म लिया हो इंडिया में बट वो रहता हो बाहर विदेश में। जैसे हम कह देते हैं ना कि जन्म तो मेरा पंजाब का था या जन्म मेरा हरियाणा का था और अब मैं अमेरिका रहती हूँ या कनाडा रहता हूँ, एनीथिंग एल्स। तो इंडियन ओरिजिन प्लस फॉरेन सिटीज़न, ऐसे टाइप के पर्सन पे भी आपको A2 अप्लाई नहीं करना है। आपको 3 कंडीशन से ज़रूर याद रखनी है। अगर इन तीनों में से किसी भी कंडीशन पर वो पर्सन बिलोंग किया है तो उसकी A1 चेक होएगी, B1 और B2, वो 3 कंडीशन ही चेक करनी बनती है, A2 कंडीशन उसकी चेक करनी नहीं बनती है। बट अगर आपने देखा कि वो जो है वो पर्सन प्रीवियस ईयर में इन तीनों चीज़ों में से नहीं लाइक कर रहा है, इन तीनों चीज़ों पे नहीं आता है वो, तो आपकी A2 का फर्स्ट पार्ट पहले ये चेक किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो है वो है एटलीस्ट 60 डेज लीव इन इंडिया इन रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर, अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। मीन्स कम से कम 60 दिन जो है वो इंडिया में रहा हो। अगर आप A1 चेक कर चुके हो और उसके जो दिन हैं वो 182 दिन से ज़्यादा या 182 दिन हुए हैं, तो इसमें 60 दिन तो हुए ही हैं, 60 डेज तो हुए कंप्लीट किए। बट अगर वो 59 डेज ही थी तो आपकी A1 भी फेल है और A2 का फर्स्ट पार्ट भी फेल है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है A1 जो है वो आपकी 60 डेज से ऊपर होती है, वो फेल होती है, बट A2 जो है वो आपकी उसका फर्स्ट पार्ट पास हो जाता है अगर आप एक्सेप्शंस में नहीं आते हो। तो आपको इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो मंथ बना के आप डायरेक्ट लिख सकते हो वहाँ से दिन उठा के कि कितने दिन वो बिलोंग किया था। A2 का सेकेंड पार्ट जो है वो कहता है एटलीस्ट 365 डेज लीव्स इन इंडिया इन जस्ट बैक 4 ईयर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर। मतलब आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 21-22 आपने चेक कर लिया A1 में और A2 के फर्स्ट पार्ट में। अब बात करते हैं उससे पहले के 4 सालों की। तो उसके पहले के 4 साल जो होंगे वो होंगे आपके 2021, 19-20 अप्रैल टू मार्च की बात करी जाएगी, 18-19 एंड 17-18, मतलब 1 अप्रैल 2020 से 2021 31 मार्च, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। इन चारों सालों के मिला के 365 दिन, मतलब अगर इसमें है आपके 60, इसमें है आपके कुछ भी नहीं, इसमें आपके है 300 और इसमें आपके है 100, तो ये कुछ भी हो सकते हैं, एनीथिंग एल्स। आपको ये जो चारों साल मिला के है वो 365 डेज या उससे ऊपर होनी चाहिए, तो आपका A2 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट है। A2 के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट कंप्लीट है तभी A2 पूरी होगी, मतलब A2 तभी पूरी होगी जब उसके दोनों पार्ट पूरे होंगे। एक पार्ट ही पूरा नहीं है तो A2 फेल मानी जाएगी। A2 लगाने से पहले कुछ एक्सेप्शंस फॉलो करनी है, अगर हम एक्सेप्शंस में नहीं आती है तो देन हमें A2 को मूव करवा लेना है। A2 2 पार्ट्स पे डिपेंड की जाती है। अब बात करते हैं हम एडिशनल कंडीशन की। आपने बेसिक चेक कर ली, फिर हम एडिशनल चेक करेंगे। एडिशनल के अपने आप में 2 पार्ट्स है, B1 एंड B2। अगर बात की जाए एडिशनल की तो एडिशनल की 2 पार्ट्स है, B1 B2। B1 जो है वो कहता है, देखिए B1 में 2 टाइप से है, 2 टाइप से मतलब या तो ये अप्लाई होगी या ये और वाली अप्लाई होगी। और वाली जो है वो बहुत रेयर अप्लाई होती है, फिर भी पता होना चाहिए हमें। जो मेन अप्लाई होती है वो यही है, एटलीस्ट 2 ईयर्स पूरे, वो कोई भी हो सकते हैं 2 साल, लिव इन इंडिया इन जस्ट बैक 10 ईयर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर, मतलब अपने जो अपना करंट ईयर था, अपना प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, उससे पुराने वाले जो 10 साल हैं उन 10 सालों में कोई भी 2 साल जो है वो पूरे इंडिया में रहा हो। अगर वो लीप ईयर है तो पूरे 366 दिन इंडिया में रहा हो, और अगर वो नॉन लीप ईयर है तो 365 डेज इंडिया में रहा हो। एक दिन भी जो है वो इंडिया से स्किप नहीं करना है। अगर आपने एक दिन भी इंडिया से स्किप किया तो वो ईयर कैलकुलेट ही नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ 10 साल की जो कॉलम बना लिए है, 20-21, 19-20 ऐसे करके 11-12 तक हम प्रीवियस 10 साल पहुँच गए। कभी भी हमें क्वेश्चन करना होता है तो हम ऐसे ही करते हैं।
ऐसे चलना बड़ा मुश्किल है, ऐसे चलने में आपको सही रहेगा। तो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड आपने रख लिया। अब अगर 365 जैसे 19-20 है, ये आपका नॉन लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर में आता है। 31 मार्च 2020 को खत्म होएगा तो फरवरी 2020 इसमें आ चुकी होगी। तो अगर 365 दिन रहा और वो 30 तारीख की रात को चला गया था, तो 30 तारीख तक तो वो एक इंडिया में था। 31 मार्च उसकी इंडिया की कैलकुलेट नहीं की जाएगी, तो ऐसे करके तो उसकी 366 डेज होने से रह गई, तो वो ईयर पूरा ही कोई मतलब नहीं रखता है। हमें यहाँ पे ईयर देखने हैं। पिछली कंडीशन में हमने 365 डेज 4 साल के रिकॉर्ड के लेने थे, यहाँ हमें कोई भी 2 साल लेने हैं। तो जिस भी सालों में आपने जितने भी दिन का वो साल है, पूरा ईयर जो है, अगर वो कंप्लीट किया है तो वो ईयर माना जाएगा। अगर आप 1-2 दिन भी स्किप करते हो इंडिया के, एक दिन भी स्किप करते हो उस ईयर का, तो वो इंडिया का नहीं माना जाएगा, मतलब वो ईयर आपको कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो अगर आपके 2 से ज़्यादा साल या 2 के बराबर जो है वो आप ईयर कंप्लीट कर लेते हो पिछले 10 सालों में, तो आपकी B1 कंप्लीट मानी जाएगी। इसका एक और तरीके से भी कैलकुलेट करते हैं, वो तब जब हमारे ये इस तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऐसा है कि इसमें आपको पूरे के पूरे 10 साल जो है वो हर साल आपको एक स्पेसिफिक डे जो है वो चूज़ करना है हर साल के लिए। जैसे आपने चूज़ कर लिया 100 डेज़, तो 100 डेज़ आप इंडिया में रहेंगे ही रहेंगे। 100 से ज़्यादा नहीं, 100 से कम नहीं, प्योर 100 डेज़ हर साल इंडिया में आओगे, फिर वापस पूरे 100 दिन होने के बाद कंप्लीट चले जाओगे। तो वो दिन 75 दिन से ऊपर होने चाहिए। आपको ये 100 सालों तक नियम 10 सालों तक ये नियम निभाना है। 100 दिन ले लिए आपने, 85 दिन ले लिए, 90 दिन ले लिए, 300 दिन ले लिया, ऐसे करके मतलब आप ईयर तो कंप्लीट नहीं कर रहे हो, बट एक स्पेसिफिक डेज आप 10 ईयर्स तक कंटिन्यूस वही रन कर रहे हो। तो वो कुछ ही लोगों के साथ हो पाता है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं अगर 100 दिन के टूर पे ही अमेरिका जाती और मैंने ये नियम बना रखा है हर साल, या कोई पर्सन है वो 100 दिन के लिए ही इंडिया आता है और हर सालों से नियम बना रखा है ये चीज़ कि वो 100 डेज़ कंप्लीट होते ही इंडिया से चला जाएगा वापस, और उसका नियम 15 सालों से चल रहा है, तो उसके ऊपर ये तो अप्लाई नहीं होगी B1, क्योंकि उसने कोई भी 2-2 साल तो वो इंडिया में रहा ही नहीं पिछले 10 सालों में, बट उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई होगी। तो ये स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर आती है, वैसे ही कुछ ऐसे मेंशन में नहीं है। हम मेनली जो है B1 वो इसी तरीके से मानते हैं। अब बात आती है हमारे पास B2 की। अगर बात की जाए B2 की तो बहुत सिंपल है। इसमें आता है कि एटलीस्ट 730 डेज लिव्स इन इंडिया इन जस्ट बैक 7 ईयर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर, मतलब कम से कम आपने 730 दिन जो है वो इंडिया में पूरे किए पिछले 7 सालों में। देखिए, कोई अगर B2 का वो वाला पार्ट पूरा करके आया होगा कि कोई भी 2 साल पूरे इंडिया में रहा हो, तो वो 730 वाली कंप्लीट कर चुका होगा। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक डेज वाली करके आया होगा 10 सालों तक की, और वो 75 से ऊपर होंगे, तब भी वो पार्ट पूरी कर चुका होगा। मतलब B2 बहुत सिंपल है कि कोई भी 730 दिन जो है वो 7 सालों में आपके पूरे होने चाहिए। अब हमने A1 की कंडीशन पढ़ ली, A2 की कंडीशन पढ़ ली, B1 पढ़ ली, अब B2 पढ़ ली। अब बात आती है इन कंडीशन का फ़ायदा क्या है और हमें पता कैसे चलेगा कि हम क्या स्टेटस है, स्टेटस कितने टाइप के हैं और कैसे उसकी कंडीशन चेक करने के बाद उसको कैसे हमें अप्लाई करना है। अब इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस जो है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ऑर्डिनरी रेसिडेंट OR, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट NOR एंड नॉन रेसिडेंट इंडियंस NRI। देखिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो है जो कहीं पे भी इनकम कमाएगा, यानी वो टैक्स जो है वो इंडिया में ही पे करेगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स। नॉन रेसिडेंट इंडियंस वो है जो कुछ ही स्पेसिफिक इनकम का ही टैक्स इंडिया में देगा, अदरवाइज़ वो इंडिया में ज़्यादा रहा नहीं है तो वो अपनी इनकम का टैक्स इंडिया में क्यों देगा। ठीक है, हम सुना होगा ना NRI है, तो वो कुछ ही इनकम का टैक्स जो है वो इंडिया में देता है, बाकी इनकम का टैक्स वो इंडिया में नहीं देता है। अब बचा कुचा जो है वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स, मतलब वो काफ़ी सारी इनकम का टैक्स वो इंडिया में ही देता है, बाकी कुछ इनकम का टैक्स वो अपने आउटसाइड इंडिया देता है। मीन्स बीच का पर्सन है, ऑर्डिनरी सबसे ज़्यादा टैक्स इंडिया में देता है, नॉन रेसिडेंट कुछ ही इनकम का टैक्स इंडिया में देता है, नॉन ऑर्डिनरी से कम बट नॉन रेसिडेंट इंडियन से ज़्यादा टैक्स इंडिया में देता है। ठीक है ना, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो पर्सन जो है जिसका हम स्टेटस निकाल रहे हैं वो OR है कि NOR है कि NRI है। देखिए, आपने 4 कंडीशन चेक की, A1, A2, B1, B2। A2 चेक करने से पहले आपको एक्सेप्शंस याद रखनी है कि आपकी A2 चेक होगी भी या नहीं होगी। आपने चारों में से जो भी कंडीशन चेक होनी थी वो आपने चेक कर ली। अगर अब आपकी जो है वो बेसिक का एक भी पार्ट पूरा नहीं हुआ, A1 भी पूरी नहीं हुई, A2 या तो पूरी नहीं हुई, उसके दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट नहीं हो पा रहा था, या वो एक्सेप्शन में थी, वो अप्लाई नहीं हो सकती थी। अगर आपकी बेसिक का एक भी पार्ट जो है वो पूरा नहीं हुआ, ना तो A1 पूरी हो पाई ना A2 पूरी हो पाई, सीधी सी बात है वो पर्सन NRI है। आपको एडिशनल चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है वहाँ पे, आप एडिशनल चेक नहीं भी करोगे तो भी काम चलेगा।
मतलब अगर बेसिक का एक भी पार्ट पूरा होता है तो क्वेश्चन आगे चला जाता है, एडिशनल की तरफ मूव करता है। लेकिन अगर बेसिक दोनों चेक करके देखिए आपने, या कुछ एक्सेप्शन थी तो आप A2 चेक नहीं कर पा रहे थे और A1 आपकी फेल थी, तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिक फेल होते के साथ ही वो पर्सन जो है वो NRI है, उसकी बहुत रेयर इनकम का टैक्स जो है वो इंडिया में आएगा, बाकी उसकी इनकम का टैक्स इंडिया में नहीं आएगा। अब बात करते हैं OR। ये 3 ऐसी इक्वेशंस है, इनको मैं इक्वेशंस बोलती हूँ कि इक्वेशंस का मतलब है कि कौन कौन सी जो कंडीशन हमने पूरी की और फिर हम किस स्टेटस के अकॉर्डिंग उसमें बिलोंग कर गए। अगर आपने बेसिक का एक भी पार्ट पूरा किया लेकिन एडिशनल दोनों, बेसिक का कम से कम एक पार्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही है बेसिक, और एडिशनल दोनों, तो आप जो है OR के लाएंगे। तो इक्वेशंस यही बनेगी, या तो आपने A1 पूरी की और एडिशनल दोनों, या आपने A2 पूरी की और एडिशनल दोनों, या बेसिक भी दोनों पूरी की और एडिशनल दोनों। तो अगर आपने बेसिक का एक पार्ट, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों और एडिशनल दोनों, तो आप OR के लाओगे। बेसिक फेल आप NRI, बेसिक का एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर एडिशनल दोनों आप OR के लाओगे। ये दोनों स्टेटस ही याद रखने हैं, मतलब आपको देखा जाए तो सिर्फ 3 कंडीशन ही है और एक कंडीशन ही, 4 कंडीशन ये याद रखनी है। अब बची खुशी अगर आपने A1 पूरी की, B1 पूरी की, A2 पूरी की, B1 पूरी की, A2 B2 कुछ भी ऐसे पूरा किया, मतलब एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, ऐसे भी पूरा करा आपने, या दोनों इसकी और एडिशनल की एक ही पूरी की, तो आप इसी में कहलाओगे, क्योंकि एडिशनल की दोनों पूरी करते तो आप यहाँ आ जाओगे। तो आपने अगर बेसिक का एक पार्ट, 2 पार्ट, एडिशनल का एक ही पार्ट इस टाइप से पूरे कर रहे हो, तो आप या सिर्फ A1 और A2 करके रह गए, एडिशनल हुई नहीं, तब भी आप जो है वो क्या कहलाओगे, NOR। NOR वो पर्सन है जो OR से अलग और NRI से अलग माना जाता है। आपको सिर्फ 4 इक्वेशंस जो है वो याद रखने की ज़रूरत है। A1 + B1 + B2, A2 + B1 + B2, A1 + A2 + B1 + B2 एंड A0 A0। तो अगर आपकी ये 4 इक्वेशंस आपको याद है तो आपको पता चल सकता है कि कौन सा पर्सन OR है, कौन सा NOR है और कौन सा NRI है। एक बार हम डिटेल में चारों जो है वो पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। A1 जो थी वो 182 डेज लीव्स इन इंडिया इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो कम से कम 182 दिन इंडिया में। A2 के 2 पार्ट थे, लेकिन उससे पहले एक्सेप्शन याद रखनी है। फिर A2 के 2 पार्ट में फर्स्ट पार्ट जो है कम से कम 60 दिन इंडिया में अपने प्रीवियस ईयर में, और कम से कम दूसरा पार्ट है 365 दिन जो है पिछले 4 सालों में। ठीक है, जस्ट बैक फॉर ईयर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर। आपका B1 का फर्स्ट पार्ट, B1 की फर्स्ट जो मेन है वो यही होती है कि एटलीस्ट 2 ईयर्स लीव्स इन इंडिया इन जस्ट बैक 10 ईयर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर। मीन्स कम से कम 2 साल जो है वो पूरे रहने हैं इंडिया में। कोई भी 2 साल हो सकते हैं वो 10 सालों में से, लेकिन वो 10 साल जो है वो आपको कैसे शुरू करने हैं बता दिया गया है। अगर कुछ कंडीशंस में ऐसा है कि 75 डेज से ऊपर एक स्पेसिफिक डे उठा लिया और 10 साल तक वही स्पेसिफिक डेज जो है वो आपको इंडिया में आना है, इंडिया में रहना है, वो बहुत रेयर रहता है। तो आपको B1 उस तरीके से याद करनी है। B2 जो है एटलीस्ट 730 डेज लीव्स इन इंडिया इन जस्ट बैक फ्रॉम 7 ईयर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, कम से कम 7 सालों, कम से कम 730 दिन पिछले 7 सालों में आपको इंडिया में रहना है। और ये आपको 4 जो है ये इक्वेशंस लर्न करनी है। इसके बिहाफ पे रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है, और फिर रेसिडेंशियल स्टेटस के बिहाफ पे ही हम कौन सी इनकम का टैक्स इंडिया में देना है, किस टाइप की इनकम होती है, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करना सीखते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी इनकम्स और अब हेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।